आपका स्वागत है जीएस विज़न में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए हमारा ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर ये हमारा है 17 और 17 में आज है सॉल्यूशन का डे। कल मैंने आपको पेपर दिया था, आज सॉल्यूशन डे है। अपने अपने आंसर चेक कीजिए और मुझे रिप्लाई कीजिए कितने कितने आपके मार्क्स हैं। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पुष्पकलिका को बोलते हैं फ्लावर बड बोलते हैं। तो वो फ्लावर बड जिसे मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं वो होता है लौंग। जो लौंग होती है वो पुष्पकलिका होती है जिसको हम मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो लौंग है वो लौंग में एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है। और कुछ बातें और ध्यान रखिए कि जो लौंग है और जो अन्य मसाले हैं, सर्वाधिक मसाले भारत में होते हैं, इसलिए भारत को मसालों का घर कहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि लौंग किस वृक्ष से प्राप्त होता है, यानी कि उस ट्री का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो दोनों फूल से प्राप्त होते हैं। अभी हम बात यही कर रहे थे कि जो लौंग है वो क्या है, पुष्पकलिका। तो केसर भी फूल से प्राप्त होता है। तो आंसर आएगा सी। केसर के लिए सर्वाधिक फेमस है आपका कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन का सबसे बड़ा है, मतलब सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन कौन करता है। तो ऑप्शन बी आएगा गुजरात। गुजरात सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करता है। मूंगफली को गरीबों का बादाम कहते हैं और मूंगफली के फल को पोड कहते हैं, POOD पोड। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 26% होती है और मूंगफली में कभी कभार ना दाने नहीं बनते। तो वो जो दाने नहीं बनते वो कैल्शियम की कमी की वजह से दाने नहीं बनते। इसको बोलते हैं पोपिंग। पोपिंग का मतलब मूंगफली में दाने नहीं बनना कैल्शियम की कमी की वजह से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है। बहुत सवाल बना है। देखिए, या तो सवाल पूछता कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है, या ये सवाल पूछता कि दालों का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है। तो ध्यान रखना, दालों का सर्वाधिक उत्पादन भारत में करता है मध्य प्रदेश। दालें सर्वाधिक मध्य प्रदेश में मिलती हैं। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर इंडिया है। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर भी इंडिया है। विश्व में दालों का सबसे बड़ा आयातक भी यानी कि इंपोर्टर भी इंडिया है। कितनी अजीबोगरीब बात है कि जिसमें हम उत्पादन में टॉप हैं उसको मंगाने में भी हम टॉप हैं, यानी कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द लार्जेस्ट कंज्यूमर। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो होता है भारत में कहाँ ज़्यादा होता है, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन जो डेली वेदर चेंज होता है वो कहाँ होता है, तो ट्रोपोस्फेयर में होता है, यानी कि शोभ मंडल में होता है। देखिए क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर होता है शोभ मंडल, यहाँ पर आपको जितनी भी नमी यानी कि मॉइस्चर है उसका मैक्सिमम पार्ट, मोर देन 90% पार्ट आपको शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में मिलता है। हम भी ट्रोपोस्फेयर में हैं, यानी कि जहाँ पर हम हैं यहाँ से लगभग 10 से 18 किलोमीटर हाइट तक जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, शोभ मंडल। और इसी में आपको नमी मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा। नमी यानी कि मॉइस्चर की वजह से बादल बनेगा, बिजली गड़केगी, आंधी आएगी, तूफान आएगी, है ना। तो जितना भी मौसम परिवर्तन है वो सारा आपका जो होता है वो कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभ मंडल में होता है। जो इसके बाद आयन मंडल है। आयन मंडल ध्यान रखना कि आयन मंडल काफ़ी ऊपर हो गया। आयन मंडल में गैसें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में होती हैं और जो हमारी रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं ना वो आयन मंडल के आसपास से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं। अगला है, कौन सी कायांतरित चट्टान है यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक है।
देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पिछली बार भी मैंने बताया था कि जब ज्वालामुखी आता है तो उसके बाद लावा से जो जो चट्टान बनती है, लावा से, उसे बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टान मतलब इग्नियस रॉक्स। फिर आग्नेय चट्टान में अपरदन होता है। अपरदन मतलब उसका कटाव होगा हवा या नदी से। फिर वो जो अपरदन है वो बह के कहीं और जाएगा। फिर वो अपरदन कहीं और जमा होगा तो उससे बनती है अवसादी चट्टान, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसमें आपको जीवाश्म मिलेगा। लेकिन जब आग्नेय और अवसादी चट्टानें काफ़ी पुरानी हो जाती है ना, तो ये कटी फटी अवस्था में में बसती हैं। इसे बोलते हैं कायांतरित चट्टान, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है? संगमरमर, यानी कि मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से आपको मिलता है। अगला सवाल देखो, फिर से बिल्कुल वैसा ही सवाल है। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं? पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पदार्थ को बोलते हैं मैग्मा। ऑप्शन डी आएगा, यानी कि मैग्मा कहते हैं। अब देखिए मैग्मा और लावा में क्या अंतर होता है। मैग्मा पृथ्वी तल के नीचे पिघला हुआ पदार्थ है। अब पृथ्वी तल के नीचे पिघला हुआ पदार्थ क्यों होगा? क्योंकि प्लेटें आपस में टकराती हैं। प्लेटें जब टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है तो नीचे पृथ्वी में अगर हम नीचे जाते हैं गहराई में, तो गहराई में तापमान अधिक होता है। तो तापमान अधिक होने की वजह से प्लेट मेल्ट हो जाती है, और जब प्लेट मेल्ट होती है तो वो मैग्मा बन जाता है। फिर यही मैग्मा ऊपर आने के लिए जोर लगाता है। तो जब मैग्मा ऊपर आने के लिए जोर लगाता है तो ऊपर नहीं आ पाता, लेकिन वो धरती को हिला देता है, जिसकी वजह से आते हैं भूकंप। भूकंप आते हैं इसकी वजह से। और एक और बात ध्यान रखना, कई बार मैग्मा बाहर आ ही नहीं पाता। वो मैग्मा जो है ना, वो धरती के अंदर ही जम जाता है। तो जब धरती के अंदर जमता है तो उससे जो है अंतर्वेदी चट्टानें बनती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा डाइक, लेकोलिथ हो गया, है ना। ये सारी चट्टानें जो हैं, फैकोलिथ हो गया, ये सारी चट्टानें जो हैं ये धरती के अंदर जमती हैं जब मैग्मा अंदर ही जम जाता है तो, है ना। लेकिन जब मैग्मा बाहर आता है, तो जब मैग्मा बाहर आता है तो उससे गैसें अलग हो जाती हैं। तो यानी कि मैग्मा से गैसें अलग हो गई तो बचा लावा, तो उसको हम लावा कहते हैं। और जब लावा बहता है तो उसे हम बोलते हैं लहर, उसको लहर बोलते हैं। तो सवाल ये था कि पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को हम क्या बोलते हैं? तो मैग्मा बोलते हैं। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जी ब्राज़ील है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ब्राज़ील में एक पठार है, ब्राज़ीलियन पठार, जिसे ब्राज़ीलियन हाईलैंड भी कहते हैं। ब्राज़ीलियन हाईलैंड में एक मिट्टी है टेरा रोसा सॉयल, टेरा रोसा मिट्टी। टेरा रोसा मिट्टी कॉफ़ी उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान हैं जिसे फजेंडा कहते हैं। कॉफ़ी की सबसे बड़ी मंडी साओ पोलो ब्राज़ील में है, और साओ पोलो से सेंटोस कॉफ़ी रेल रूट के माध्यम से आती है, जिसे कॉफ़ी रेल रूट कहते हैं। और सेंटोस कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे कमेंट कीजिए कि चाय और कॉफ़ी में से अधिक तापमान किसे चाहिए होता है? चाय और कॉफ़ी में से अधिक तापमान किसे चाहिए होता है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो जी इसमें से आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं वो चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा जी थे और चंडी प्रसाद भट्ट जी भी थे, ये संबंधित हैं इससे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइए कि दोनों कौन कौन से गांव से हैं। क्योंकि उत्तराखंड से हैं तो बताइए कि दोनों कौन से गांव से थे। और चिपको आंदोलन में दो फेमस नारे थे, नारे मतलब स्लोगन। पहला था वन नीति बदले सरकार, और दूसरा था वन जागे वनवासी जागे। ये दो फेमस नारे थे। और फिर आप लोग बोलेंगे कि चिपको आंदोलन की बात कर रहा हूँ तो मैं गौरा देवी की तो बात ही नहीं कर रहा। मुझे पता है कि आप सभी को पता है कि गौरा देवी का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे कि चिपको आंदोलन जब शुरू हुआ था तब गौरा देवी की आयु लगभग कितनी थी? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। फिर एक और कमेंट कीजिए। लो जी, क्वेश्चन नंबर 9 से 3 कमेंट कर रहे हैं आपको। एक और कमेंट ये करेंगे आप कि जैसे चला था चिपको ऐसे चला था एपिको। एपिको, एपिको क्या था इसके बारे में बताइए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो रत्नागिरी है, ऑप्शन ए आ जाएगा। ध्यान रखना, आम की सबसे मीठी किस्म जो है वो चौसा है।
आम की एक ऐसी किस्म जिसमें बीज ना के बराबर होता है वो सिंधु किस्म है। आम में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। आप मुझे कमेंट कीजिए कि आम में परागण यानी कि पॉलिनेशन कैसे होता है। जिन्होंने पढ़ा है वो जरूर कमेंट करें। केंद्रीय धान संस्थान कटक के वैज्ञानिकों द्वारा प्रथम अत्याधुनिक धान का नामकरण जी लूनीश्री था, वो लूनीश्री यानी कि डी लूनीश्री था। और ध्यान रखना, धान की प्रथम अर्धबोनी किस्म जो है वो जया है। जया डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित की गई धान की किस्म है। अब बोनी या अर्धबोनी किस्म क्या होता है, देखिए होता क्या है कि धान का पेड़ जब बहुत ऊंचा चले जाता है तो जब कभी हवा चलती है तो वो पेड़ गिर जाता है। पेड़ गिरने की वजह से सारी फसल का नाश मच जाता है। तो बोनी या अर्धबोनी किस्म लाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो उसकी ऊंचाई कम होती है तो तेज हवा चलने से पेड़ नहीं गिरता है, इसलिए बोनी और अर्धबोनी फसलें जो हैं बोई जाती हैं और मैं इनके शब्द का भी यूज़ करूँगा। और बाकी धान में कौन कौन सी फसलें हैं तो भाई ये तो पढ़ना पड़ेगा, मैं इस पर वीडियो लाऊंगा। धीरे 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 लॉकडाउन को देखते हुए मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लाता रहूँगा और आपको मिलती रहेंगी, चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन है कि फलों में जो प्रैक्टिस की मात्रा ज्ञात करने के हेतु कौन सा यंत्र यूज़ करते हैं तो जेल मीटर जो है उसका यूज़ करते हैं हम लोग। अगला सवाल है उत्तराखंड राज्य में बिच्छू या कंडाली जो है वो किस रोग का नाशक माना जाता है तो एनीमिया। कुछ लोग मानते हैं कि ये जो कंडाली है ये एनीमिया रोग को समाप्त कर सकता है। तो कंडाली के बारे में कुछ और जानिए। कंडाली यूरोपीय मूल का पौधा है और कंडाली की पत्तियों की लोग सब्जी भी बनाते हैं। वो सब्जी कैसी है जरा मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने तो कभी खाई नहीं आज तक। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड राज्य में किसान रत्न सम्मान निधि कब प्रारंभ की गई 2010 से की गई थी, डी ऑप्शन 2010 से। कृषि और पशुपालन में जो बेहतर प्रदर्शन करता था उस किसान को ये जो थी किसान रत्न सम्मान निधि उसके लिए प्रारंभ की गई है। सजावटी बागवानी के जनक किसे बोलते हैं, एम एस रंधावा जी को बोलते हैं जी, बड़े फेमस है रंधावा जी। तो जब कभी गार्डनिंग की बात आएगी तो रंधावा जी का नाम बहुत जल्दी आएगा। इसमें ऑप्शन बी भी है, डी मेयर। डी मेयर को भारत में बीटी कपास के जनक भी कहते हैं। फिर एक और भी है डॉक्टर खुश, एस खुश। एस खुश को श्रेय जाता है कि इन्होंने बनाया था सुपर राइस। सुपर राइस, मेरे पास समय कम होता है, मैं इतना डिस्कस नहीं कर सकता कि सुपर राइस क्या होता है ना। तो अब नेक्स्ट मिलता हूँ आपसे पशुपालन संबंधी प्रश्नों पर 61 to 80। क्वेश्चन नंबर 61 to 80 हमारे पशुपालन संबंधी प्रश्न होंगे। ये वन दरोगा और पशुधन प्रसार अधिकारी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 61, भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है तो जी 310 दिनों का होता है। जिनको नहीं पता मैंने एक वीडियो निकाली है इस पर, आप उसको देख लीजिए। उस वीडियो में बहुत बहुत मैटर है ना। तो इसका गर्भकाल भैंस का 310 दिन होता है, गाय का 280 दिन होता है, बकरी और भेड़ का लगभग 150 दिन होता है, ऊँट का सबसे लंबा होता है 390 दिन, ऊँट से भी लंबा होता है। हाथी का लगभग 640 से 660 दिन तक होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो नेशनल जो मिल्क डे है वो 26 नवंबर को मनाएंगे। 26 नवंबर है जी डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत में जो दुग्ध क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। 2014 से 26 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल मिल्क जो डे है उस रूप में। आप जरा एक कमेंट और कर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग कितना है तो 21% है जी। 21 से 23% तक भारत का हिस्सा है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। लेकिन ध्यान रखना कि पनीर और मक्खन जो है वो डेनमार्क और न्यूजीलैंड का बहुत फेमस है। प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है तो ध्यान रखना अंगोरा एक बकरी है, लेकिन अंगोरा ऊन जो होती है वो मिलती है आपको खरगोश से मिलती है। एक खरगोश से
प्रतिवर्ष लगभग 250 से 600 ग्राम मिलती है। अंगोरा ऊन बहुत ही बढ़िया प्रकार के आपके कपड़े बनाती है, बहुत ही गर्म कपड़ा आपको अंगोरा ऊन से बनता है, काफ़ी कॉस्टली भी होती है ये। थारपरकर जो है ये कहाँ के मूल निवासी हैं? थारपरकर कौन है जी? थारपरकर गाय की नस्ल है, ये सिंध पाकिस्तान के मूल निवासी हैं, ऑप्शन सी आ जाएगा। और इसको सफ़ेद सिंधी या ग्रे सिंधी भी कहते हैं। थारपरकर एक ऐसी गाय की नस्ल है जो रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्र में भी जीवन व्यतीत कर सकती है। बेहतर गुणवत्ता वाला खोआ तैयार किया जाता है भैंस के दूध से। भैंस के दूध से बेहतर गुणवत्ता का खोआ बनता है। अंडे का रंग पीला किसकी वजह से होता है? तो जेंथोफिल, यानी कि ऑप्शन डी, अंडे का रंग जो पीला है वो जेंथोफिल की वजह से होता है। अंगोरा एक मूल निवासी है। देखो अंगोरा की बात करते हैं, अंगोरा आ गया। अंगोरा एक बकरी की प्रजाति है जो तुर्की के तकला मकान मरुस्थल में मुख्यतः मिलती है। तकला मकान पठार और मरुस्थल तुर्की वहाँ फेमस है। जो अंगोरा है इसके बारे में एक और बात जान लीजिए। अंगोरा को बोलते हैं भेड़ जैसी बकरी, ये उपनाम दिया गया ना, भेड़ जैसी बकरी। क्वेश्चन नंबर 69, पशुओं को जमीन पर जो लेटाना है वो क्या कहलाता है? तो पशुओं को जमीन पर लेटाना कहलाता है कास्टिंग, यानी कि ऑप्शन बी, कास्टिंग कहलाता है। पशुओं को जमीन पर लेटाना कास्टिंग कहलाता है। कलिंग क्या है? बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना कलिंग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन ए। मोहिर क्या है? अभी बात की थी, जो अंगोरा नस्ल की बकरी से ऊन प्राप्त होती है उसको मोहिर कहते हैं, और जो खरगोश से प्राप्त होती है उसको अंगोरा ऊन कहते हैं। घोड़ों में वयस्क मादा को क्या क्या बोलते हैं? तो वयस्क मादा को बोलते हैं सी ऑप्शन, यानी कि मे बोलते हैं। मुझे पता है मारे मेर लिखा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में से मे बोलते हैं। और जो पहला है डो बकरी की वयस्क मादा है, और दूसरा है सुअर की वयस्क मादा है। ऑप्शन नंबर डी है यू, ये भेड़ की वयस्क मादा है। लखाना शब्द का प्रयोग किस पशु से संबंधित है? ऊंट से है जी, ऑप्शन ए। राजस्थान में जनरली यूज होता है, और आपको पता ही है कि आपके मैक्सिमम ऊंट राजस्थान में मिलते हैं। तो लखाना का मतलब है राजस्थान में ऊंटों की यौन क्रिया, यानी कि कॉपुलेशन को लखाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए मादा योनि में एआई गन को किस कोण में प्रवेश कराया जाता है? तो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसमें जो फीमेल वेजाइना होती है उसमें एआई गन को 45 डिग्री के एंगल पर प्रवेश कराया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान की सर्वोत्तम विधि रेक्टो विजाइनल मेथड है। मुझे पता है क्वेश्चन नंबर 72 में बहुत सारी बातें आपके समझ में नहीं आई होंगी। मेरी अगली वीडियो इसी पे आने वाली है। मैं जल्द ही कुछ पिक्चर्स को दिखा के आप लोगों को कृत्रिम गर्भाधान को समझाने वाला हूँ, इंतजार करें। अगला क्वेश्चन है, भैंस किस नस्ल की आंखों को बॉल आइस कहते हैं? तो बॉल आइस बोलते हैं नीली रावी को, क्योंकि इसकी आंखें सतलज नदी की तरह, जो सतलज नदी का पानी है उसकी तरह नीली होती है, इसको बॉल आइस कहते हैं। भारत में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी मानी जाती है? तो सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जो है वो सी ऑप्शन भादरवाह मानी जाती है, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़। इसके अलावा जो लोही है वो सबसे लंबी भेड़ मानी जाती है। मालपुरा मांस के लिए प्रसिद्ध है, और भादरवाह जो है सर्वाधिक ऊन के लिए प्रसिद्ध है, साल में 3 बार ऊन देती है भादरवाह। ऊंट की किस नस्ल को विश्व में सबसे सुंदर माना जाता है? सबसे सुंदर ऊंट जो है वो बीकानेरी ऊंट है। अब सुंदर क्यों होता है? देखिए, आप लोग भी जब किसी की सुंदरता देखते होंगे ना, तो देखते होंगे उसकी आंखें, आइज़, है ना। तो ऊंट की भी आइस देखते हैं, आंखें। जो जो बीकानेरी ऊंट है ना, इसकी आंखें, जो आंखें होती है ना, आंखों की तरफ, जो ऊपर की तरफ ना एक ललाट होता है। ललाट मतलब एक गड्ढा सा टाइप का होता है, एक गड्ढा सा टाइप, जिसे स्टॉप कहते हैं। स्टॉप जैसे नहीं होता नहीं कि कुछ लोगों को डिम्पल बड़े अच्छे लगते हैं, जो डिम्पल्स पड़ते हैं, वैसे ही जो ऊंट होता है, ऊंट की जो आंखों के ऊपर का गड्ढा होता है ना, उसको स्टॉप बोलते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से ये विश्व में सबसे सुंदर ऊंट बन गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 76 कि डिबकिंग शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? तो जो डिबकिंग शब्द का प्रयोग है मुर्गी पालन से संबंधित है। देखिए डिबकिंग क्या होता है कि जब
चूजा यानी कि मुर्गी का चूजा जब 1 महीने का हो जाता है ना, तो देखो उसकी दो चोंच होती हैं। चोंच का एक तो ऊपरी भाग और एक निचला भाग। तो जो ऊपरी भाग होता है चोंच का, उसका 1/4 भाग 1 महीने बाद, 1 महीने बाद ऊपरी चोंच का 1/4 भाग और निचली चोंच का 1/8 भाग काट दिया जाता है, जिसको कहते हैं डिबकिंग, ताकि चोंच की अच्छी शेप बन जाए। टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो टोन्ड में होती है लगभग 3% और डबल टोन्ड में होती है 1.5%। 1 ग्राम लैक्टोज के दहन से लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 4 है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस हवा रहित स्थान पर साइलेज बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम साइलो कहते हैं, SILO, साइलो। साइलेज क्या होता है? साइलेज एक चारा होता है। ये भी हमारा टॉपिक आएगा, हे क्या है, साइलेज क्या है। सवारी यानी कि दौड़ के लिए ऊंट की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो सुंदरता में तो भाई बीकानेरी था, लेकिन सबसे तेज दौड़ने में जैसलमेरी ऊंट की नस्ल प्रसिद्ध है। तो ये बहुत तेज़ दौड़ता है और जो भी मरुस्थल में जो पुलिस है वो भी इसी ऊँट का प्रयोग करते हैं और परिवहन के लिए भी इसी ऊँट को यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र निकाल लेता है ना, काफ़ी तेज़ दौड़ कर ये। जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिस ऊँट के 2 कूबड़ होते हैं, है ना, 2 कूबड़, उस ऊँट को का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जी ये थी हमारी पेपर सेट नंबर 17 का सॉल्यूशन। बने रहिए, हम आपको वीडियोस लगातार लगातार देते रहेंगे। धन्यवाद।